अस्सलाम नाज़रीन, मैं होस्ट ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आज का जो एपिसोड है बहुत ही हम डिफरेंट कहेंगे, क्योंकि पहले हम प्रोग्राम करते रहे हमेशा क्राइम के हवाले से, मर्डर के हवाले से, स्नैचिंग के हवाले से, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो हम बिरादरी के लोगों के साथ है। मतलब आप कहेंगे जी ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, तो यहाँ मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगी कि जो आज का प्रोग्राम है वो मैं कर रही हूँ उन सहाफ़ी लोगों पर जिन्होंने हमारे मुल्क में बहुत सारा कितना काम भी किया, और काम करने के बाद जो अच्छे लोग थे जिनकी वजह शोहरत उनका रिसर्च थी, उनकी सच्चाई थी, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि आज का प्रोग्राम में मैं उस शहीद के बारे में बात करने जा रही हूँ जिन्होंने सच के लिए शहादत पाई। जी, उनका नाम है शाहिद ज़ैरी और उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। किस तरीके से सानिया पेश आया और शाहिद को कहते ना सच बोलने की सज़ा कैसे मिली, हम उस फैमिली की तरफ बढ़ते हैं जहाँ जाके मैं आपको उनके घर वालों से जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं आज एक ऐसी फैमिली से मिलने आई हूँ जिसके भाई ने कुछ अरसे पहले शहादत पाई, और शहादत पाई है सच बोलने के लिए, शहादत पाई है एक अच्छे फ़राइज़ को अंजाम देते हुए। इस वक्त हम जो एपिसोड आपके पास ला रहे हैं वो डिफरेंट इस हवाले से है, क्योंकि हम दूसरी तरह के शोज़ तो आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन हम अपने ही फैमिली के लोगों को, जो हमारे ख़ानदान के लोग होते हैं, जैसे सहाफ़ी आपस में अगर किसी मुश्किल का शिकार होते हैं, शहीद होते हैं, या उनके साथ कोई ज़बरदस्ती की जाती है, तो उसके हवाले से प्रोग्रामिंग हमारी कम होती है। लेकिन आज स्पेशली मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पे मैंने डिस्कस करनी है शाहिद के बारे में, और शाहिद के बारे में बताना है कि जी आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्यों उसको ये सज़ा दी गई, और अभी वो जिस तरह से कहता है जिस तरह वो लोगों को देख रहा था, और एक निजी चैनल है उसमें भी वो सब काम कर रहा था, और काम उसका सबको पता है। जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मैं साथ साथ उसके बारे में पूछी भी जा रही थी। हमारी ओवरऑल टीम का एक बंदा कह रहा था जी बड़ा जिदार बंदा था, बड़ा बहादुर बंदा था, और उसका वजह शोहरत ही ये थी कि उसने बड़ा अच्छा काम किया था, और 16 साल से वो इस फील्ड से था। तो मैं उनके भाई के साथ मौजूद, उनके छोटे भाई मेरे सामने तक बैठे हुए हैं, जाहिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से हम अफसोस करते हैं इस साने के ऊपर, मुज़ाहमत भी करते हैं क्योंकि आपने अपना जवान भाई खोया। अच्छा, नाम बता दीजिए ताकि ज़रा आपकी कास्ट नाम लोग तक पहुंच जाए। मेरा नाम जाहिद ज़ैरी है, सन ऑफ मोहम्मद अशरफ ज़ैरी, वालिद साहब का नाम है मेरा। मैं ज़ैरी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और यहाँ पे तकरीबन लसबेला के अंदर पिछले 45 सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे वालिद साहब 82-83 में अपने इलाके ज़ैरी खुजदार से माइग्रेट करके यहाँ आए थे, तो यहाँ पे बस गए। यहाँ पे कारोबार, हमारी सारी चीज़ें यहीं पे हमारी हो गई। ठीक है, मतलब पुराने माशाल्लाह 45 साल से आप लोग यहाँ। आप लोग कितने बहन भाई हो? जी, हम लोग 4 भाई थे और 2 बहनें हैं हम लोग। तो अब 3 भाई रह गए? अभी 3 भाई हैं। शाहिद ज़ैरी हमारा बड़ा भाई, सबसे बड़े भाई वो थे, फिर आप हो, फिर एक छोटे वाले, फिर मेरी 2 सिस्टर हैं। अच्छा, फिर आप सिस्टरों के बाद में हूँ। अच्छा, तो मुझे थोड़ा बताओ कि हम थोड़ी सी बात वहाँ से नहीं करते जहाँ पे सब कुछ हुआ, हम भी बात करते हैं किस तरीके से आपके अंदर, ये आपके भाई के अंदर आया कि उनको ये फील्ड ज्वाइन करनी पड़ी। मतलब ये तो एक पेशेंट होता है ना कि जो मैंने सहाफ़त में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कि बचपन में हम लोगों को शौक था, या वो उस तरह का कोई गेम खेलते थे? जी देखें, शाहिद ज़ैरी की तो अगर बात करें तो उसकी मिसालें तो बहुत है, लेकिन जब उन्होंने ये फील्ड ज्वाइन किया 2008 में, उससे पहले मतलब एक होनहार तालिब इल्म था अपने स्कूल के अंदर, स्कूल लाइफ में जिस स्कूल से उसने पढ़ा, स्पेशल इंग्लिश पब्लिक हाई स्कूल, और जो उसके मरूम टीचर सर अब्दुल वहाब जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, उन्हीं के शागिर्द थे ये। और शुरू से ये लड़का जो है इंतहाई मतलब होनहार, फिर बहादुरी इसके अंदर अलग, और तालीम इसने जो है इंटर की थी, लेकिन जो उसको लिखने का जो जज्बा था, जो हाँ वो मतलब सहाफ़त में इसने जब ज्वाइन किया 2008 में शुरू किया, वहाँ से जो उसकी लिखने का तरीक़ाकार था, वो लोग जो है उसके लिखने को देखते थे, अवामी मसाइल हो, इलाकाई मसाइल हो। तो शुरू में कॉलम लिखते थे, जैसे घर से हम स्टार्ट करते हैं, हमने कुछ रिसर्च करनी हो या कुछ हो तो कॉलम से उन्होंने स्टार्ट किया था? नहीं, उन्होंने 2008 में एक न्यूज़ चैनल वहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया। उसमें एज ए क्राइम रिपोर्टर जो है वो न्यूज़ रिपोर्टर यहाँ डिस्ट्रिक्ट लसबेला के जो है वो लगे।
ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट लेते हुए फिर यहाँ पे जो है लोकल जो हमारे अखबार हैं सही। उनमें भी छोटे मोटे जो है इलाके के मसाइल वगैरह कॉलम्स लिखना शुरू किए। मतलब उसकी ख़बर में लोग, हम तो इतना जो है वाकिफ़ नहीं है, लेकिन जो लोग हमें बताते हैं उसके दोस्त, मतलब उसकी ख़बर में इतना वो जान होता था कि जिसके भी बारे में लिखता था या जिस मसाइल के बारे में लिखता था उसके ऊपर फौरी एक्शन हो जाता था। तो वो रिपोर्टिंग से उसने स्टार्ट किया, रिपोर्टिंग के बाद वो फिर क्राइम की तरफ भी आना शुरू हो गया था क्या? जी क्राइम की चीजें भी डिस्कस कर रहा था? जी बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे हमारे यहाँ हब में सहाफ़त का एक ऐसा वो है कि यहाँ पे मतलब एक अगर चैनल से रिपोर्टर है तो वो क्राइम को भी देख रहा होता है, वो सेहत को भी देख रहा होता है, वो सियासी मसाइल को भी देख रहा होता है, इलाकाई मसाइल को, मतलब तमाम चीज़ों को एक ही जो इस चैनल से ताल्लुक़ रखता है वही एक ही रिपोर्टर जो है उसको डिफाइन कर रहा होता है। आपके तो जो बड़े भाई जिनको अब शायद फिर तो वो आपके वालिद की तरह भी हुए ना, कि जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है तो उनको इज्जत प्रॉपर्ली वैसे ही देते हैं। तो जो इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा मतलब ये जैसे हुआ हम उस पर खैर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे बताएं स्टार्टिंग में बचपन में बॉन्डिंग कैसी थी? होनहार तो वो थे, आपने बता दिया, शुरू से शौक था कॉलम लिखने का, दिमाग तेज था, रिसर्च अच्छी थी, लिखाई बहुत अच्छी थी। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ें जो आपको हो कि मेरे भाई की यार ये चीज़ बहुत बेस्ट थी? एक देखिए शुरू बचपन से उसमें एक चीज़ था, हमारी वालदा बताती थी कि मतलब बचपन में जब वो बिल्कुल छोटा था तो मतलब घर के काम, माँ बाप का हाथ बटाना, माँ का खासकर हर चीज़ में हाथ बटाना, घर के काम वगैरह, इन चीज़ों में जो है वो ज़्यादा मशगूल होता था वो सारे, क्योंकि उस टाइम बड़ा सबसे घर में बड़ा भाई वही था, हम सब बिल्कुल छोटे, मैं हम तो उस दुनिया में थे ही, उस टाइम पैदा ही नहीं हुए। 2 बहनों के बाद आप हो? 2 बहनों के बाद मैं आता हूँ, तो इन चीज़ों में, इन कामों में वो बहुत ज़्यादा आगे था। दूसरा एक चीज़ उसमें ये था कि लोगों से मिलना, उसका जो है मिलने का अंदाज, तरीका। अभी आप जब शुरू से पहले बात कर रहे थे कि वो मेहमान नवाज बहुत ज्यादा था। जी मेहमान नवाज बहुत ज्यादा कि था। अगर कोई भी आता था तो बगैर खाए पी नहीं जा सकता था। और मैं जो पिक्चर देखी थी पगड़ियाँ और वो अजरे के वो कहते गिफ्ट भी होते थे, वो क्या सीन था? वो ये होता था कि शाहिद ज़ेरी का यहाँ पे एक हब में एक ऐसा नाम था, मेहमान नवाजी के हवाले से अगर कोई कराची या बलूचिस्तान से कहीं से भी आ रहा है, सिर्फ शाहिद ज़ेरी को इतना पता चल जाता था या भनक लग जाती कि फ़लाना बंदा आज हब में आ रहा है, तो वो उसको कहता था कि ख़बरदार मुझसे मिले बगैर, मेरा खाना खाए बगैर तुम यहाँ से जा नहीं सकते। तो वो उस शख्स को यहाँ पे लाता था, उसकी खूब खातिरदारी, उसकी मेहमान नवाजी करता था। फिर मेहमान नवाजी के बाद अपना जो बलोची रस्म रिवाज में जो पग है हमारा, जो दस्तार जिसे हम बोलते हैं, और शॉल होता है, कोट होता है बलोची, वो अलग से उस शख्स को खाना खिलाने के बाद वो चीज़ें गिफ्ट में, तोहफे में उसको देता था। ये तमाम मतलब उसके बहुत सारे मतलब सीनियर दोस्त है कराची के, बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी है, उन सबको ये चीज़ें मालूम है और वो उनको पता था कि उन्होंने बल्कि इनके ऊपर तहरीरी भी लिखी है कि शाहिद ज़ेरी वो बंदा जो हब के मतलब बॉर्डर, मतलब सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर से क्रॉस किया तो शाहिद ज़ेरी को जो है पता चल जाता है कि भाई फ़लाना बंदा आ रहा है, तो उसके मेहमान नवाजी से नहीं बच सकता था मतलब। और उसके अलावा वैसे घर से ज़्यादा मतलब बाहर उसको दोस्तों के साथ टाइम बिताना, उनके साथ खाना पीना, उनको पिकनिकों पे ले जाना, उनको खाना खिलाना, मेहमान नवाजी में उसका कोई बेई इंतहा था। और उसकी मतलब बहुत सारे वो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने भी आपको बतानी है, अभी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी आपको। बहुत प्यारी प्यारी परियां हैं, जरा उनसे भी आपसे बात कराते हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे बात करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ प्रोग्राम मुशरिम कौन के साथ। और इस वक्त मैं उस कहानी को दोबारा कहते हैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसको लोगों ने, जिनको इदारों ने, जिनको बहुत से लोगों ने छुपाने की कोशिश की है, जिसकी शहादत के बाद लोगों को शायद ये लगता था कि शायद हमारे ऊपर बली आ जाएगी दिखाने में, बताने में, या उसको प्रमोट करने में, या उसकी फैमिली के साथ पुरसा करने में। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी इस हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं वो परियों से आपको मिलाने लगी हूँ जो शाहिद की बेटियाँ हैं इस वक्त, और बड़ी खूबसूरत से प्यारे से कपड़ों में यहाँ बैठी हुई है। तो हम उनके नाम भी पूछेंगे और बाप की फीलिंग। आप लोग अगर मेरी बात से इत्तेफाक करते हो तो बाप का रिश्ता बेटी के साथ बहुत स्ट्रांग होता है, हर लिहाज से स्ट्रांग होता है। तो पहले जरा हम छोटी का नाम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मेरा नाम अक्सा। अक्सा, वो इतना प्यारा नाम। कौन सी क्लास में हो? 1 में हो। ओके, क्या बनना चाहती हो बड़े होके?
टीचर तो नहीं बनना चाहती? पढ़ने का शौक है? जी है। अच्छा ये बताओ, आपको अपने बाबा याद है? जी याद है? बहुत याद आती है। बहुत याद आती है। ईद त्योहार पे ज्यादा याद आते होंगे। हाँ तो अब कपड़े कौन लेके आता है ईद के? के कौन लेके आता है? चाचू चाचू लेके आते हैं या मम्मा भी जाती हैं? चाचू जाते हैं। चाचू लेके आते चाचू जाते हैं। तो चाचू की पसंद पापा जैसी है? जी हाँ अच्छी पसंद है? हाँ। अच्छी पसंद है भाई, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैं जरा बड़ी बेटी की तरफ आऊंगी। बेटा आप बेशक माइक पकड़ लो। क्या नाम है आपका? बिस्मा। हाँ बिस्मा। बिस्मा। बिस्मा कौन सी क्लास में हो? मैं अभी 9th के पेपर दिए, अभी 10th में। अच्छा माशाल्लाह, आप समझदार हो, मैट्रिक में आ चुके हो। बिस्मा इस वाक्य को वैसे भी 2 साल अब होने वाले हैं, अगले महीने आपके वालिद की बरसी भी है। मुझे बताओ, जब अब्बू का ये हादसा हुआ था जी। उस वक्त आप हो गए 7th क्लास में, मतलब 8 में। 8 में क्लास में थे। तो याद है अब्बू प्रॉपरली सब चीज़ें याद है अपने बाप की? जी अपने बाप की कौन सी चीज़ ज़्यादा मिस करती हो? हर चीज़। हर चीज़ मतलब आप लोगों को टाइम प्रॉपर देते थे? कपड़े वपड़े लेके आना, स्कूलिंग का देखना? ज़्यादातर ईद पे बहुत ज़्यादा याद आती है अच्छा फादर की, क्योंकि हर कोई ईद मिलता है तो फादर की ज़्यादा याद आती है ये देख के। तो तुम लोगों ने अपने रूम में उनकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं? हाँ, एल्बम तस्वीरें मोबाइल पे, जैसे हम लोग स्क्रीन पे अपनी वीडियो अपने माँ बाप की लगा लेते हैं, तो तुम लोग अपने पापा की वीडियो लगाते हो? जी। तो तुम्हें तो ये पता ना आपके अब्बू तो शहीद है, तो उनका रुतबा बहुत ही बड़ा है। लेकिन मुझे बताओ, आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं मैट्रिक के बाद? अभी मैंने फिलहाल कोई आइडिया नहीं है, मैंने कहा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करूं, फिर आराम से इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन एक सोच होती है ना। आपके अब्बू सहाफ़ी थे, जर्नलिस्ट थे, ठीक है। आगे आपके चाचा भी उसी फील्ड में चल पड़े हैं, अब इनसे भी जरूर के बात करेंगे क्योंकि ये भी जी। उसी फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पे आपके वालिद ने शहादत ली। तुमने क्या पढ़ने का सोचा है कि आपने बड़े होकर अपने बाप का नाम ऐसे रोशन करना है? ज़रूर इंशाल्लाह। क्या बनने का शौक है? अभी सोचा नहीं है? नहीं। बस अब ये पता है अपने बाप की याद आती है, जी। तो अपनी माँ को तसल्ली देती हो जब वो कभी हाँ। रोती हैं? हाँ, बहुत तुम लोगों ज़्यादा। को कभी डांटती हो? तुम लोगों का वालिद नहीं है, मुझे तंग नहीं करो, कभी ऐसे अल्फाज बोले? नहीं, बच्चे तंग करते हैं ना अक्सर? नहीं करते तंग? तंग करते हैं पर ये अल्फाज कभी नहीं कहे हैं। वो नहीं बोलती? नहीं। फिर तो अच्छी औरत हुई ना। अच्छा, अपने बाप की कोई भी अच्छी बात बता दो जो तुम्हें अब याद आती हो कि मेरा बाप अगर होता तो ये चीज़ ज़रूर करता। चीज़ें तो बहुत है पर जैसे कोई फंक्शन हो स्कूल में, तो जैसे किसी चीज़ के लिए या रिजल्ट मेरा आता है, हाँ। तो जाके अपने पापा को कहो कि मुझे मतलब मेरा रिजल्ट आया है, आप चेक करें। सही। तो इस चीज़ की भी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। कि आप अपना हाँ, रिजल्ट भी नहीं डिस्कस पापा को कर सकते दिखाएं, जाके? ये कहें कि मैंने आज ये किया है, मैं ये कर रही हूँ, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो तुम लोग सिर्फ 3 ही बहने हो? जी हम 3 भाई हैं। नहीं है? भाई नहीं है। छोटी को दो जरा, छोटी परी को दो भाई, छोटी परी को दे दो। क्या नाम है परी? हफ्सा हाँ हफ्सा हफ्सा। हफ्सा जोर से बोलो, मेरी हफ्सा। आवाज देखो। हाँ, कौन सी क्लास में हो? तू 2 में हो? अच्छा, ये 1 में, ये 2 में। चले जी, आप बताएं, बाबा याद है? कैसे हैं बाबा? आपकी तरह प्यारे प्यारे मैंने देखा है, बहुत प्यारे प्यारे बाबा हैं आपके। तो अपने बाबा की कोई स्कूल में कोई बात होती है जब पेरेंट्स मीटिंग कर बोलते हैं, तो याद आती है अपने बाप की कि अब्बू होते तो स्कूल जाते, कार्ड लेने जाते, तुम लोगों को घुमाते, तुम लोगों को घुमाते थे वो? तुम लोग जाते थे पिकनिकों पे? हैं? बहुत बहुत। कहाँ गए हो आज तक? लेके जाती थी पिकनिक। और ये कपड़े किसने बनाए आपके? ये मेरी दादी ने। दादी ने बनाए? ओए होए, बहुत प्यारे कपड़े। तो आप कुछ बनना चाहती हैं बड़े होके? मेरे को मैं आर्मी बनना चाहती हूँ अपने बाबा। फौज में जाना चाहती हो? ओए होए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फौज की तो वर्दी आप पे बहुत अच्छी लगेगी। आप है भी कांगड़ी सी, पतले लोगों पे फौज की वर्दी तो बहुत सजती है। चले जरा इसको दें, इनकी जो बत्तीसी सी निकल रही है। आप मुझे बताएं, है आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे हर चीज पसंद है। हर चीज पसंद है, जो भी मिल जाए। हाँ तो लगता तो नहीं, कहा जाता है टिड्डी तो बहुत छोटी सी है तुम्हारी, है? कहा जाता है टिड्डी इन पे? ऐसा हो जाता है। अजीब हो जाता है। चले, मैं खैर बच्चों से इसलिए थोड़ा राइट मूड में बात करी थी क्योंकि हमारा यहाँ पे बिल्कुल काम, फिलहाल इनको रुलाना नहीं बनता क्योंकि हम जरंगी भाई से बाकी की डिस्कस करेंगे बातों को। ये वो प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं जिन्होंने अपने वालिद को खोया है। 2 साल होने वाले हैं, अगले मेरी बरसी है।
इन्होंने क्या देखा है? मतलब ठीक है, वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की बॉन्डिंग है, सब साथ रहते हैं, चाचा अच्छा है, दोनों चाचे अच्छी हैं, फुप्पियाँ अच्छी होंगी, अच्छी हैं तो इन लोगों को अच्छे होलियों में हमें अच्छे उसमें रखा हुआ है। तो खैर ये वो प्यारी प्यारी बच्चियाँ थी जो मैंने आपको मिलाई, और इनके लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इस फैमिली को सब्र दे, इनके नसीब अच्छे करें। और मैं थोड़ा सा दोबारा से जाहिद की तरफ जाऊँगी, क्योंकि हम ज़रा पूछेंगे उस सानिया के बारे में कि कैसे हुआ, कब वो घर से निकला, कैसे इनको इत्तला मिली और किसने इसकी जिम्मेदारी ली। लेकिन ये सब तमाम चीज़ों के लिए से पहले मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो हम जाहिद से बात करेंगे कि वो हमें थोड़ा सा बताएं आगे की डिटेल, ताकि हमें पता चल सके, लोगों को पता चल सके कि आखिर शाहिद ने शहादत कैसे पाई। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने। और अभी मैंने आपको उसकी बच्चियों से मिलवाया, छोटी छोटी क्यूट सी बच्चियाँ। बड़ी बेटी माशाल्लाह 9th के पेपर देके मैट्रिक में गई है, दो छोटी छोटी सी, एक 1 में एक 2 में। आप देखें इन लोगों ने क्या देखा, 2 साल होने वाले इस सानिया को अभी तक। कहते हैं ना, ये ज़ख्म तो ज़िंदगी भर नहीं हरे रहेंगे, भर नहीं सकते। मैं कहूँगी ये भूल जाएंगे, ये कभी भी नहीं भूल सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, शायद हम लोगों की दुआएं या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएं जहाँ से इनकी तरफ से ब्लेसिंग आए, इनके नसीब अल्लाह बहुत अच्छे करे तो ये चीज़ें बेहतर हो जाए। लेकिन हम दोबारा से जाहिद की तरफ आते हैं। जाहिद, अब हम ज़रा उस चीज़ को सामने लाते हैं पब्लिक के पास कि ये सानिया पेश कैसे आया, ये कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था, कब वो निकले थे और क्या हुआ था? जी देखें, ये भाई के साथ जो शहादत का वाक़या ये पेश आया, ये तकरीबन 10 अक्टूबर 2021, ठीक है, तकरीबन कोई मगरिब के बाद 7:52 पे ये वाक़या पेश आया। उस दिन मतलब दोपहर के कोई 12:30 बजे, 12:30 या 1 के करीब वो यहाँ घर से, इसी घर से निकले दोपहर में, ठीक है, ठीक है। यहाँ से निकले, फिर बाज़ार के बाद बिल्कुल बाज़ार में एक हम लोगों का हॉस्पिटल, इसके पीछे भाई का एक दफ्तर था, घरनुमा दफ्तर था, जहाँ पे वो बैठते थे अपने दोस्तों के साथ भी, और ऑफिस वगैरह का, अपने न्यूज़ का काम वगैरह, मतलब रिलैक्स होने के लिए। तो कुछ घंटे बाज़ार में घूमने के बाद तकरीबन कोई 3.5 घंटे उस दिन उसी घर में बैठे हुए थे, उसी ऑफिस में अपने, ठीक है। मगरिब का टाइम था, बिल्कुल कोई 7 बजे का टाइम था, अंधेरा बिल्कुल हुआ नहीं था, थोड़ी रोशनी, हल्की अंधेरा था। भाई अपनी गाड़ी में निकले अकेले। उस दिन सिर्फ हम में से एक छोटा भाई जो हमारा है आबिद, वो उनके साथ था। वो बताते हैं कि मतलब 3.5 घंटे वो वहाँ पे था, हमसे गपशप किया, चाय के बहुत शौकीन थे, चाय हर घंटे 2 घंटे में वो पीते थे, ठीक है, चाय बनवाया है, मतलब इतना खुश, मतलब उसके माथे पे कोई शिकंज नहीं, और मतलब बिल्कुल खुशी से, उसको पता नहीं था ना कि पता कौन नहीं सा था, मतलब एक खुशी, अजीब सी, हाँ, अलग सी खुशी थी उसके चेहरे पे। तो बोला मगरिब के टाइम पे मैं निकल गया हूँ, फिर भाई निकले थे, भाई उसी जगह से निकले, फिर रोड पे आए, हमारा जो अरसलान मेडिकल सेंटर है, 3 से 4 मिनट वहाँ खड़े रहे, फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे। फिर एक अजीज़ ने, हमारे रिश्तेदार ने उनको देखा था, उन्होंने कहा फ़ोन पे बात कर रहे थे, हंस के मुझे सलाम भी दिया है। तकरीबन कोई यही 7 साढ़े 7 का टाइम था। उनका रूटीन था कि वो इस टाइम 8 बजे तक, 8:30 बजे तक घर आते थे, खाना घर खाते थे। जी हाँ, क्योंकि 2008 में उनको गले में ट्रांजिस्टर में कैंसर हुआ था, वहाँ से अल्लाह पाक ने उनको बचाया। अच्छा, तकरीबन 16 साल ऐसे समझे कि वो मेडिसिन पे, गोलियों पे चलते थे। सही सही। तो बाहर का खाना अवॉइड ही करते हो? बाहर का खाना वो नहीं खाते थे, मतलब फिर भी वो एक माशाल्लाह, हाँ, लेकिन अपने सेहत का बड़ा ख्याल रखते थे बहुत, मतलब वॉक वगैरह ये चीज़ें। तो उस दिन मतलब वहाँ 3 मिनट खड़े रहे, और घर निकलने के लिए आगे मतलब गाड़ी उन्होंने बढ़ाया, और सामने बिल्कुल थाने के सामने यूटर्न आता है। अच्छा, यूटर्न आता है, इसी यूटर्न पे जैसी गाड़ी मोड़ देते हैं तो एक ब्लास्ट होता है, धमाका होता है। और मैं भी उस दौरान उधर ही करीब ही होता हूँ, अपने हॉस्पिटल में बैठा होता हूँ, आवाज़ में सुनता हूँ तो लोगों का रशकश होता है। हम लोग जाके देखते हैं तो देखा हूँ गाड़ी है बिल्कुल तबाह हालत में, और उस तरफ मेरे भाई को निकाल के रोड पे रखा गया है, ओहो, जो खून में लथपथ। हाँ, इतना याद है, उसके हाथ में उसका मोबाइल था। मैंने आवाज़ दी भाई भाई, तो उसने अपना मोबाइल आगे किया, बात करने की कोशिश की, मुझसे बात नहीं कर सका। मतलब उस टाइम तक भी सांसें थी, हाँ, सांसें थी उसको। हमने उसे उठाया फ़ौरन, सबसे पहले जो है यहाँ पे हब के सेवाल हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ तक भी मतलब उसके जिस्म में सांस थी। उसने इशारतन किसी दोस्त को कहा था कि मैं ठीक हूँ हाथ से। जब वहाँ से हम उसको ट्रामा शिफ्ट कर रहे थे सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। सही सही। और
उफ। बस इसी रास्ते के बीच में वो रास्ते में। दम तोड़ गया, क्योंकि उसकी गाड़ी में जो लगाया गया था खुद ये उस टाइम की आपने जो कहा था फर्स्ट टाइम ऐसा कोई रिमोट जी कंट्रोल हाँ, आप बताया जी था हाँ, वहाँ उस मैग्नेटिक, दौरान हाँ। एसएसपी ने खुद जो है मीडिया के इंटरव्यू यही दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये पहला मैग्नेटिक आईडी बॉम्ब है जो पाकिस्तान के अंदर इस सहाफ़ी शाहिद ज़री की गाड़ी में इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान में ये चीज़ कभी नहीं आई है, अच्छा मैग्नेटिक बॉम्ब, और उसके अंदर टाइमर लगा हुआ था जो मेरे भाई की गाड़ी की बिल्कुल जो नीचे वाला चादर आता है ड्राइवर हाँ, साइड हाँ, का, इसके नीचे चिपकाया गया था। ये इतना पावरफुल मैग्नेट होता है कि मतलब 1 इंच से भी ज़्यादा उसके ऊपर लोहा हो या पुटीन हो वो चिपक जाता है, इतना पावरफुल होता है। अच्छा। और कम से कम वो उन्होंने बताया कि कोई 1 से 1.5 किलो का मवाद इसके अंदर जी हाँ, धमाका खेज मवाद इसके अंदर मौजूद था, जो सिर्फ जिसके अंदर प्रेशर होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके भाई रास्ते में नहीं रहे, उन्होंने शहादत पा ली, लेकिन जब थोड़ा सा आप संभले 3-4 दिन बाद सोएब के बाद, तो आप लोगों ने इसकी एफआईआर कितने दिनों बाद कटाई? जी, और फिर क्या हुआ? मतलब जैसे ये चीज़ तो हो गई, तो किसी ने अपनी जिम्मेदारी ली कि जी हमने ब्लास्ट किया है या हमने इसको मारा है? क्योंकि होता है ना अक्सर, अगर आप किसी ऐसे शख्स को मार देते हैं तो कुछ इदारे या कुछ लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं, जी हमने इसलिए किया था। तो ऐसा कुछ हुआ था? जी जी बिल्कुल। भाई के शहादत के तकरीबन कोई 9 बजे के बाद जब वो उनकी मतलब इंतकाल हो चुका था, दम तोड़ गए वो, कोई रात के 11:30 बजे ट्विटर पे एक पेज जारी हुआ जो कालादन तंजीम BLA है, जो इस वक्त अच्छा। बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान हाँ, अलग पसंद तंजीम है BLA, उनका एक पेज है ट्विटर पे ब्रास के नाम से, और मुख्तलिफ जो है आकाल इस तरह के पेजेस बने हुए, उस पे एक लेटर जारी किया हमारे भाई की, मतलब आपके भाई के नाम के साथ ही? नाम के साथ ही, कि इसकी जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं, ठीक है। हमने इसे शहीद किया है। और उसमें कुछ चीज़ें और भी लिखी थी। उन्होंने कहा कि भाई ये सहाफ़ी शाहिद ज़री फजूल इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे जो साबित तो नहीं कर सके वो, तो जिम्मेदारी उन्होंने कालादन तंजीम BLA ने कबूल की थी, कि जिनका वो तर्जुमान GN बलोच है, ठीक है, उसके ऑफिशियल लेटर पे जारी हुआ था उन्होंने। तो हमें उसके बाद पुलिस आई हमारे पास, दूसरे दीगर फोर्सेस आए हमारे पास। FIR तो हमने दर्ज नहीं कराई थी उस दौरान, CTD ने खुद जो है FIR इसकी दर्ज कराई थी नामालूम अफराद के ख़िलाफ़। हम तो क्योंकि उस पोजीशन में उस टाइम नहीं थे, लेकिन इतना था कि जो अफसरान, जो इदारे हमारे पास आए, जो लोग आए इंतज़ामिया के, उनसे हमने ये रिक्वेस्ट किया कि देखिए हमारा बंदा तो गया, और आप खुद कह रहे हो कि ये एक नया चीज़ है, नया तर्ज का एक बॉम्ब है जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, जो अफगानिस्तान से यहाँ आता है। आपको इतना सब कुछ पता है, उसके बावजूद आप लोग कुछ नहीं कर रहे। हमने कहा ये हमारा तो चला गया, दूसरों को रोके, किसी और को नुकसान नहीं दें। और किसी इदारे ने, किसी इंतज़ामिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। ऐसा लग रहा था कि आप चौकी के अंदर कोई कुछ इंसान नहीं मरा, कोई परिंदा शरिंदा मरा है, बस कोई ना फर्क नहीं पड़ा, ना कोई स्नैप चेकिंग, ना कोई छापा, ना कोई ऐसी चीज़ या तलाश या ये करना या किसी इंतज़ामिया की तरफ से, बल्कि उल्टा हमें जो है टॉर्चर किया जा रहा था। बार बार बुला के हम अपने भाई की ताज़ियत अटेंड करें, यहाँ तक चक्कर लगाएं, हम थानों के चक्कर लगाएं, दूसरे दीगर जो है जगहें इंतज़ामिया के इदारे बहुत सारे, वहाँ चक्कर लगाएं। हमें बार बार मेंटली, मतलब इस तरह, एक तो इतना बड़ा हादसा हमारे साथ गुजरा था और इस तरह का टॉर्चर उल्टा हमारे ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा रहे थे। भाई हमारा मरा था, किसी ने हमारे साथ खड़े होने के लिए उस टाइम कोई भी नहीं। अच्छा जी, मैं आपको सबसे पहले उस गाड़ी की तरफ लेके जा रही हूँ जो उस वक्त जिस पे शाहिद ज़री का निशाना बनाया गया था। तो हम ज़रा यहाँ चल रहे हैं और ये वो गाड़ी है। इस वक्त आपको ये गाड़ी जिस हालत में नज़र आ रही होगी, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इसके अंदर ब्लास्ट हुआ होगा तो क्या हालत होगी। ज़रा और थोड़ा करीब आ जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा अंदर से भी इसका व्यू दिखाऊँगी। जो चिप थी वो इसकी डिवाइस नीचे लगाई गई थी, ठीक है, इसकी मैग्नेट वो चिप थी और वो टाइमर के साथ उसको ऑपरेट किया गया था। और वो जिस जगह ब्लास्ट हुआ है वहाँ भी आपको लेके जाऊंगी। ये वो गाड़ी थी और सर बिल्कुल ये ब्रांड न्यू कार थी इनके पास और इसको इस्तेमाल किया गया था। और थोड़ा सा आप चारों तरफ से भी आपको दिखाते और जिस तरफ से वो हिस्सा था जहाँ वो मुतासिर हुए थे वो भी बताती हूँ। अच्छा, जाहिद उसके भाई का कह रहे हैं ये जब उसके भाई को निकाला गया था तो उसके हाथ में मोबाइल था। आई थिंक वो किसी से मोबाइल पे बात कर रहा था। ये वो पोर्शन है
ये वो जगह है जहाँ पे निशाना बनाया गया और इसके बाद हम जरा अंदर चलेंगे, पुलिस वालों से बात करेंगे। खैर मेरा मकसद सिर्फ दिखाना था कि उस वक्त जिस डिवाइस के साथ शाहिद पे अटैक हुआ था वो गाड़ी ये। इस वक्त जैसे बताया कि हम पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त हम लोग ज़रा कोशिश कर रहे थे कि जो भी इस केस को हैंडल कर रहा है उससे बात करें। 2 साल होने को आए हैं इस वाक़े को। अच्छा, यहाँ आने के बाद हमें पता चला है कि जी एक और स्टेशन है जहाँ हमें जाना है, वहाँ जाके हम मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ हमें पता चला है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ एक संतरी मौजूद है और बाकी पूरे का पूरा जो थाना है वो खाली है। और ऐसी जगह, हसास जगह जहाँ पर आपको पता है कि कोई ना कोई मिसहैप होता रहता है, चीज़ें ख़राब होती रहती है, वहाँ पर नफरी का ना होना भी एक सवाल निशान है। खैर अभी हमने नबी बख्श को और जुल्फ़िकार को कॉल मिलाने की 2-4 दफ़ा कोशिश की है, नंबर उनके बन जा रहे हैं। अब अल्लाह आलम, शायद हो सकता है उनका कोई पर्सनल नंबर हो, लेकिन वहाँ हमको शायद ये नंबर दिया गया हो। खैर यहाँ से मैं थोड़ा बाहर जाऊँगी और उस जगह भी आपको लेकर चलूँगी जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। और अभी जाहिद उनके जो छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि जाहिद थोड़ा यहाँ पे गुस्से में आ गए। तो उन्होंने कहा था ये कि जिस दिन से ये वाक़या हुआ है उस दिन से सेम यही सब कुछ हो रहा है। हमारी FIR भी हमारी गैर मौजूदगी में काटी गई और हमें नहीं बताया गया और ख़ुद ही नामजद कर दिया गया। यहाँ से मैं बाहर ज़रा जा रही हूँ और शाम हो चुकी है। हम दोपहर में निकले थे, ज़ाहिर सी बात है बहुत दूर हम लोग आए। ये वो थाने है जो बाज़ार आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों से बात करने के बाद हमें ये पता चला कि उनका ये डोमेन नहीं है, वो इस केस पे बात नहीं कर सकते क्योंकि उनको इस केस की नोयत नहीं पता। लेकिन जो लोग बात कर सकते हैं, जो इस केस को देख रहे थे, वो लोग अभी अपनी सीटों पर मौजूद नहीं हैं और वो लोग अभी सीटों से गायब हैं। हम ज़रा बाहर की तरफ चलते हैं, ये मेन इनका गेट आ गया। जाहिद, मुझे थोड़ा सा बताओ, तुमने मुझे बताया था कि FIR जब कटी थी तो तुम नहीं थे उस वक्त? तुम्हारी जी नहीं, हम मौजूद नहीं थे उस दौरान। FIR हमारी गैर मौजूदगी में काटी थी। उस दौरान यहाँ के जो SHO थे यार मोहम्मद कमांडो साहब थे और FIR जो है CTD के मद में काटी गई। जुल्फ़िकार और ये जो नबी बख्श है, ये वो हैं जो उस वक्त इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार जो है वो CTD के इंस्पेक्टर है जो उस दौरान इस केस की तफ्तीश कर रहे थे। उसके अलावा माईवाल साहब हैं, वो भी इस केस की तफ्तीश कर रहे थे उस दौरान इसी केस की। उसके बाद जो है इन लोगों ने और जहाँ हमें जाना है वो कौन सा जगह है जो इन्होंने कहा था कि वहाँ जाके आप लोग देख ले? CTD का जो अपना ऑफिस है, वो जो अभी हमने बात की उनसे, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है इस वक्त सिवाय एक संतरी के। आपके सामने ये सारी चीज़ें वो बोल रहे थे कि संतरी मौजूद है, कोई ऑफिसर नहीं है जिनसे बात कर सकते। पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई हूँ, यहाँ पे आपको जुब्बा बाजार पूरे का पूरा बाइकों का नज़र आ रहा होगा। ये बाइकें कौन है, कहाँ से आ रही है, किधर बिक रही है, किधर को जा रही है, ये तो खैर एक मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर पता है कि सर आपको मेरी विंडो से बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और ये वो पुलिस स्टेशन है हब सिटी का जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं आई थी शाहिद ज़ई के बारे में मालूमात लेने के लिए कि 2 साल होने वाले, आखिर अपडेट कहाँ तक पहुँची है। अच्छा जी, मैं उस टर्निंग पॉइंट पे आ गई हूँ जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ था। अगर यहाँ से आपको एक विंडो में नज़र आ रहा हो तो ये वो कट है जो दूसरी रोड को मिलती है, मिलने के बाद फिर यहीं पे हुआ था ब्लास्ट और साथ ही 2 कदम के फाते पे है पुलिस स्टेशन। खैर मैं सिर्फ आपको शायद के दोस्तों से मिला रही हूँ जो कहते हैं वो दोस्त जो वाकई यकीनी ट्रू दोस्त होते हैं। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, ये तो हम मानते हैं और अब जानते भी हैं, लेकिन मैं जरा उनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ़। आपसे पूछना चाहूंगी क्या दोस्ती थी आपकी, कब से दोस्ती थी और इतना बड़ा सानिया हो गया? शायद से बहुत पुरानी दोस्ती थी, तकरीबन वो मेरे कज़न भी लगते हैं, रिश्तेदार अच्छा। भी हैं, दोस्त भी हैं। वो खाली मेरे दोस्त नहीं थे, वो पूरे अबचौकी के दोस्त थे। मुझे तो आप उससे छोटे लगते हैं तो जी हाँ, वो बड़े थे, बड़ा भाई जैसा था, मगर पूरे अब के लिए वो काम करता था। बहुत मेहमान नवाज था, बाहर के लोग आते थे उनका मेहमान नवाजी करता था। यहाँ के मतलब टोटल अवाम उससे खुश था, सब खुश थे उससे। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि ऐसे इंसान को क्यों शहीद किया गया और आज तक उनके कातिलों का कुछ भी पता नहीं चल सका। किसने? पुलिस वाले भी तो नहीं चाह रहे ना कि पता चले। नहीं तो पुलिस तो बिल्कुल तावन शुरू के दिनों से नहीं कर रहा है, न पुलिस कर रहा है। इवन CTD के पास भी ये केस चला गया था तो वहाँ से भी मतलब कोई तफ्तीश नहीं हुआ, न कुछ पता लग सका। जी हाँ, न किसी यहाँ पे साफी। अच्छा, आप लोगों को उनकी फैमिलियों को कोई प्रेशराइज तो नहीं कर रहे, कोई धमकी, कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही? 2 साल होने वाले हैं, कोई अल्लाह न करे आप लोगों को थ्रेट तो नहीं मिल रहा कि आप उनके बिहाफ पे आप लोगों को धमका रहा हो? नहीं, या तो मैं कह रहा हूँ उनका साथ छोड़ दो? नहीं, ऐसा कोई थ्रेट आज तक तो नहीं मिला है और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शायद एक सहाफ़ी थे और हमेशा मतलब यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात थे उनको उजागर किया करते थे और हाईलाइट करते थे कि आवाम को, लोगों को ये मुश्किलात
होते थे, वो तो ये काम करता था, तो इसके लिए तो किसी को थ्रेट नहीं होना चाहिए, न कोई ऐसा तो मामला उसका मुज़ाहमत था। करते हो, इस वाक़े की मुज़ाहमत करते हो, बिल्कुल भरपूर इसकी मुज़ाहमत। और मजम्मत करते हैं कि और हमारे साथ मतलब कोई ताउन नहीं किया गया यहाँ पे। चले जी, मैंने आपको उनके दोस्तों से मिलाया, बाकी और भी बहुत से दोस्त हैं। ऐसे लोग अक्सर आपको उनके साथ मिलेंगे जिनके साथ उन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन वो आप पर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ऐसे लोग जो उनके साथ शुरू से थे और उनके कज़न भी हैं और बॉन्डिंग थी, वो लोग वो थे जो उनके काम में साथ नहीं थे, लेकिन उनके साथ वफादार ज़रूर थे, और दोस्ती भी इसी का नाम। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने आज का प्रोग्राम देखा, और आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि शाहिद को किस तरह से मौत की घाट उतारा गया, किस तरह नाका लगाया गया, किस तरह रिमोट कंट्रोल जो बम था उसकी गाड़ी के नीचे लगाया गया। इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ। यहाँ आने के बाद जो हुआ वो तमाम मनाजिर आप लोगों ने देखे होंगे। यहाँ आने के बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद हमें ये सुनने को मिला कि जी ये जो केस हमारे अंडर नहीं आता और हम लोग इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद जो इसकी तफ्तीशी अफसरान थे, हमने उनको कॉलें मिलाई। दोनों को जब हमने कॉलें मिलाई तो एज यूजुअल उनके नंबर बंद मिले। ये तमाम चीज़ें वो थी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ सच आप तक लाना है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो मैं देख रही हूँ वो इज़िट आपके पास डिलीवर कर दूँ, आपको बता दूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इस वक्त आपको ये थाना बड़ा यूज सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन यूज में बहुत सारे जो लोग हैं वो गायब हैं। कहाँ पे अपनी ड्यूटियों पे है या ड्यूटियों से गाफिल है, पता नहीं। हम इससे पहले उस पॉइंट पे थे जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, और ब्लास्ट बिल्कुल थाने के हदूद के साथ ही हुआ था। और जब ये वाक़या पेश आया था तो उसके भाई का कहना ये है कि FIR भी हमारी गैर मौजूदगी में काटी गई और हमसे नहीं पूछा गया था। 2 साल होने को आए हैं और उसके अगले महीने बरसी है। तो यहाँ पे सवाल उसकी फैमिली की तरफ से, उसके बच्चों की तरफ से मेरा यही बनता है कि क्या किसी भी इंसान को, किसी भी सहाफ़ी को जो सच के लिए बोलता है, लड़ता है, अपने घर से उनको दूर करके, अपनी चीज़ों, बच्चों को दूर करके आपके लिए राह में निकलता है, क्या उनका अंजाम यही होता है कि उनको या तो मुल्क छोड़ना पड़े, या फिर उनका मुंह बंद करा दिया जाए, या फिर उनको बम से उड़ा दिया जाए। इस वक्त जाहिद का, उसकी माँ का, उसकी बीवी का, उसकी बहन का, मैं सबसे मिलकर आई हूँ। सबके आंसू यूँ टपक रहे थे। 2 साल होने को हैं, लेकिन अब तक उनके आंसू थम ना सके। तो खैर, आज के प्रोग्राम मुस्लिम कॉर्नर में ये हमारा एक एपिसोड आपने देखा। इसमें मैं इतनी दूर ट्रैवल करके सिर्फ इसलिए आई थी कि ये लोग वो हैं जो हमारे जैसे लोग हैं, जो खड़े होते हैं, आपको बताते हैं जी यहाँ अच्छा ये था, बुरा ये था। 16 साल सहाफत को हो गए, लेकिन उसके बावजूद अब तक इंसाफ नहीं मिला। खैर, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे और मेरी पूरी टीम को मुस्लिम कॉर्नर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।